हुँ। तो दोस्तों आज हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार घुमा कर के पूछे जाते हैं, जो कि आपके ओरिजिन ऑफ सॉइल से जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं। ये टॉपिक ना सिर्फ़ आपके थ्योरेटिकल हैं बल्कि एग्ज़ामिनर की फेवरेट चॉइस भी बन जाते हैं। तो आज की जो क्लास हम देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और हम उन्हें कैसे याद रखेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चन्स के माध्यम से आपका पूरा ओरिजिन ऑफ सॉइल आपको रिवाइज़ करवा दूँ। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आप इनको क्वेश्चन्स को ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चन्स के थ्रू आपकी पूरी आपकी ओरिजिन ऑफ सॉइल को रिवाइज़ करवा दूँगा। ठीक, चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि कोहेजनलेस सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू कोहेजनलेस सॉइल आपकी कैसे बनती है? ये आपका पहला क्वेश्चन है बता रहा है, ठीक है? सारे लोग इसका आंसर बताइए। हुँ, पूछे कोहेजनलेस सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू 1 सेकंड वेट करिएगा। हुँ, क्वेश्चन आपका बोला है कि कोहेजनलेस सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू असंयोजी मिट्टियाँ किस कारण से बनती हैं? क्या वो ओरिजिन आपका ऑक्सीडेशन होता है या फिर आपका हाइड्रेशन होता है या फिर आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर आपका केमिकल डिकम्पोजिशन? तो हम पहले इसके पहले हम लोग समझेंगे कि आपका फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग क्या होती है और आपकी जियोलॉजिकल जो साइकिल होती है वो कैसे फॉर्म होती है, ठीक है? तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताएँगे। तो उसके पहले हम लोग समझेंगे कि आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल आपका होता है, जो ओरिजिन ऑफ सॉइल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पेडोजेनेसिस। ये आपने पढ़ा होगा अपने फाउंडेशंस लेक्चर्स में। मैं आपको यहाँ पे सॉइल का कंप्लीट आपको रिवाइज़ करवाऊँगा विदिन 50 मिनट्स, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप कल से आपको लोग क्लास को रिवाइज़ करके आइएगा या फिर आपके फाउंडेशन नोट्स को आप लोग कल से रिवाइज़ करके आइएगा, तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी यहाँ पे समझने में, ठीक है? तो पहले ये क्या है कि ओरिजिन ऑफ सॉइल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पेडोजेनेसिस एंड इट्स आल्सो नोन एज़ जियोलॉजिकल साइकिल। इसी को हम अपने जियोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। आपका जियोलॉजिकल साइकिल अभी कैसे बनती है, मतलब इन द सेंस कि आपकी सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे सॉइल आपकी एरोड होती है, कैसे सॉइल आपकी एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे फिर उसका आपका डिपोज़िशन होता है, फिर अपहीवल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें पहले स्टेज में आपका सॉइल का आपका इरोजन होता है। इरोजन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, वेदरिंग हो गया, ठीक है? और फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शंस कई सारे आपके एक्शंस होते हैं, उनके थ्रू आपका सॉइल का आपका इरोजन होता है, ठीक है ना? उसी को हम इरोजन, डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग बोलते हैं। इनमें माइनर डिफरेंस होते हैं, बट अभी हम इस केस में तीनों को एक मान के चलेंगे, क्योंकि आपका इरोजन, डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग आपका पहले स्टेज में होता है। उसके बाद आपका सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट होती है। कुछ आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं, आपके विंड के माध्यम से या फिर आपके वाटर के माध्यम से या फिर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी के माध्यम से आपकी सॉइल के पार्टिकल्स आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो आपका दूसरा स्टेज कहलाता है। तो पहले स्टेज में आपका इरोजन या डिसइंटीग्रेशन हो गया, दूसरे स्टेज में आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया और तीसरा स्टेज आपका डिपोज़िशन हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी सॉइल आपकी डिपॉज़िट होगी, ठीक है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपकी सॉइल आपकी जब ट्रांसपोर्ट होती है, तो कुछ टाइम बाद आप सॉइल का आपका डिपोज़िशन भी होता है। क्योंकि आपके तीसरे स्टेज में आपका सॉइल का आपका डिपोज़िशन होता है और चौथा स्टेज आपका अपहीवल कहलाता है, यानी चौथा एक आप ऐसे ऐसे एक रॉक के फॉर्म में सॉइल आपकी फिर से क्रिएट होने लगती है, तो उसको हम अपहीवल बोलते हैं। तो चौथा स्टेज में आपका अपहीवल होने लगती है सॉइल। तो आपको ये साइकिल आपको याद रखनी है, इस साइकिल ये जो आपकी एग्ज़ैक्टली आपकी सेम साइकिल आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, ठीक है? तो मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन भी कराऊँगा। पूछता है ये साइकिल। पहला पूछता है कि पहले स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेज में क्या होता है, तीसरे स्टेज में क्या होता है, चौथे स्टेज में क्या होता है, ठीक है? अब देखो हम यहाँ पे समझेंगे कि आपका एक-एक करके हम समझेंगे कि इरोजन, डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग, यानी फिजिकल वेदरिंग क्या होता है और फिर केमिकल वेदरिंग क्या होता है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन को आपको आगे समझाएँगे क्वेश्चन्स के माध्यम से, फिर डिपोज़िशन, फिर अपहीवल, ठीक है? हाँ, तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आपका फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि आप टेम्परेचर में जो आपके चेंजेज़ होते हैं, उसकी वजह से आपके फिजिकल वेदरिंग होती है। वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस, एब्रेशन, स्प्रेड ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है? इसकी वजह से आपकी फिजिकल वेदरिंग होती है। मैंने यहाँ पे दिया गया है कि फिजिकल वेदरिंग किस-किस वजह से होती है, तो ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेज़, due to wedging action of ice, abrasion, spreading of roots of plants, जो ठीक है, या फिर कुछ आपके मेजर रीजन्स हैं आपके फिजिकल वेदरिंग करवाने के। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या फिजिकल वेदरिंग से जो आपका रॉक का जो आपका मिनरल कंपोजिशन होते हैं वो क्या चेंज होते हैं? तो यहाँ पे लिखा दिया गया है कि ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग की वजह से आपके जो आपके मिनरोलॉजिकल जो कंपोजिशन होते हैं ऑफ रॉक नॉट चेंजेज, मतलब उनके जो आपके कंपोजिशन होते हैं रॉक के वो आपके चेंज नहीं होंगे फिजिकल वेदरिंग से, ठीक है? इसी हाँ। और अगला पॉइंट आपका ये आता है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हमको मिलती है। फिजिकल वेदरिंग से हमको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल फॉर्म होती है। फिजिकल वेदरिंग से आपकी जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल फॉर्म होती है, ठीक? हाँ। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं फिजिकल वेदरिंग से कि आपका फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, स्प्रेड ऑफ रूट्स ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, मिनरल कंपोजिशन आपके चेंज नहीं होते हैं। ऐसे आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल फॉर्म होती है फिजिकल वेदरिंग से। एक आपके यहाँ ये चीज़ बन जाती है कि जो आपके फिजिकल वेदरिंग से जो आपके पार्टिकल्स मिलते हैं, उनका शेप क्या होता है? तो उन पार्टिकल का शेप आपका राउंडेड होता है, एंगुलर शेप होता है और सब एंगुलर शेप होता है या सब राउंडेड शेप होता है। ये आपका फिजिकल वेदरिंग हो गया। फिर आपका आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होता है कि या ड्यू टू हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की वजह से केमिकल वेदरिंग होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू रिडक्शन, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू कार्बोनेशन। ये आपके कुछ आपके मेजर रीजन्स होते हैं केमिकल वेदरिंग को कॉज़ करवाने के। अब केमिकल वेदरिंग से क्या होता है कि मिनरल कंपोज़िशन आपके चेंज हो जाते हैं, जो आपके रॉक होते हैं, वो रॉक के आपके जो मिनरल कंपोज़िशन आपके होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। केमिकल वेदरिंग से आपकी फाइन ग्रेन सॉइल बनती है। ठीक है? तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। केमिकल वेदरिंग से आपकी जो है फाइन ग्रेन सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। जो फिजिकल वेदरिंग मैंने बताया, फिर आपको केमिकल वेदरिंग के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आप आपके क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोहेजन लेस सॉइल जो आपकी होती है, कोहेजन लेस सॉइल यानी कौन-सी सॉइल आपकी? सैंड,
एंड ग्रेवल, ये आपकी कोहेजनलेस सॉइल होती हैं। तो वही पूछा कि कोहेजनलेस सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू सैंड या ग्रेवल किसकी वजह से बनते हैं, तो मैंने क्या बताया, अब सैंड और ग्रेवल आपके किस में आते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल में आते हैं, ठीक है। सैंड एंड जो ग्रेवल आपके होते हैं ये आपके कोर्स ग्रेन सॉइल में आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोर्स ग्रेन सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका फिजिकल वेदरिंग की वजह से आपको, यानी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से आपकी जो कोर्स ग्रेन सॉइल बनती है, यानी भौतिक अपघटन की वजह से आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म, अगला क्वेश्चन बोला है कि सॉइल इन थ्री फेज सिस्टम कंप्राइज ऑफ, मतलब जो आपके सॉइल में जो फेज बनते हैं, सॉइल का आपका फेज सिस्टम होता है, ठीक है। फेज सिस्टम इन सॉइल, पहले हम समझते हैं आपका फेज सिस्टम होता है क्या, उसको इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके पहले हम लोग फेज सिस्टम को 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं कि फेज सिस्टम क्या होता है। तो फेज सिस्टम को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, थ्री फेज सिस्टम एंड टू फेज सिस्टम। पहला आपका होता है थ्री फेज सिस्टम, दूसरा आपका होता है टू फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में आपका जो होता है सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर होते हैं, मतलब सॉलिड जो आपका थ्री फेज सिस्टम होता है। हम्म, थ्री फेज सिस्टम में आपका सॉलिड, वाटर और एयर, ये तीनों तीनों से मिलकर के आपका थ्री फेज सिस्टम बनता है। वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि थ्री फेज सिस्टम में आपका सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर से मिलकर बनता है। इसको हम वेट या पार्शली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। और थ्री फेज सिस्टम की जो सॉइल होती है उसको हम वेट या पार्शली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। इसमें आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हाँ, थ्री फेज सिस्टम यानी वेट या पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के केस में जब आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा कि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। अभी आपने यहाँ पे सिर्फ इनकी वैल्यू याद रखिए कि वेट या पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के केस में आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, ठीक। फिर आप दूसरा बनता है आपका टू फेज सिस्टम, और टू फेज सिस्टम की दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन आपकी होती है सैचुरेटेड सॉइल में। सैचुरेटेड सॉइल केस में क्या होता है कि जो आपके सॉइल के जो आपके वॉइड्स होते हैं उनमें आपको वाटर फुलफिल होगा, उनमें आपकी एयर फिल नहीं होगी, ठीक है। जो आपके सॉइल है, सॉइल के आपकी जो होती है कंप्लीट जो आपकी सॉइल होती है वो आपका सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर से मिलकर बनी होती है। अब अगर आपकी सॉइल आपकी फुली सैचुरेटेड है तो उसका मतलब जो सॉइल के जो पोर्स में पूरी तरह से वाइड्स में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो वही आपका बोला कि सैचुरेटेड सॉइल के केस में आपका ये आपको वाटर, हम्म, वाटर प्लस सॉलिड से मिलकर के बनती है, ठीक है। और टू फेज सिस्टम क्या होता है, एयर प्लस सॉलिड। टू फेज सिस्टम आपका होता है एयर प्लस सॉलिड, उसको हम ड्राई सॉइल बोलते हैं। तो ड्राई सॉइल के केस में आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है और सैचुरेटेड सॉइल के केस में आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 होता है, ठीक। हाँ, ये आपका मैं इसमें समझाया कि पार्शियल सैटिस्फाइड के केस में क्या होता है, ये आपका एयर होगा, ये वाटर होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। तो एक आपकी टर्म बनती है कि इसको हम बोलेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो आपको टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर से मिलकर के बनता है। हम कंबाइन रूप से वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ कि वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके कंबाइन रूप से वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक। ये देखिए, अब अगर ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल के केस में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आपके वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होता है। और अगर आपका वेट सॉइल है यानी आपके अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आपके जो टोटली आपके पानी से फुलफिल होंगे, उसके केस में वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है हर चीज़ को, मैंने हर चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया है, हर चीज़ को अपनी स्लाइड में मेंशन कर रखा है। तो आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है और आपको चीज़ों को रिवाइज करनी है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा है आपका कि सॉइल इन थ्री फेज सिस्टम कंप्राइज ऑफ, मिट्टी के तीन फेज सिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं। मिट्टी का जब तीन फेज सिस्टम होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो मैंने क्या बताया था, अगर मिट्टी का तीन फेज सिस्टम है तो उसमें आपका एयर, वाटर और सॉलिड तीनों शामिल होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका तीनों चीजें मेंशन है। पहला आपका सॉलिड एंड वाटर ओनली, ये नहीं होगा। दूसरा आपका सैंड ग्रेवल एंड एयर, ग्रेवल तो होगा ही नहीं। सॉलिड वाटर एंड एयर, इसको देखते हैं सॉलिड्स एंड एयर। अगर आपको सॉलिड्स एंड एयर है तो आपको ये ड्राई सॉइल कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको सॉलिड्स और वाटर है तो ये आपका सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगा। यानी आपकी ये आपका टू फेज सिस्टम हो जाएगा, ये आपका टू फेज सिस्टम हो जाएगा। हमसे पूछा थ्री फेज सिस्टम, तो थ्री फेज सिस्टम में आपका सॉलिड, वाटर और एयर तीनों होंगे। सॉलिड्स प्लस वाटर प्लस एयर तीनों आपके होते हैं तीन फेज सिस्टम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम्म, देखिए, पूछा द फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, फेज सिस्टम ऑफ सॉइल इज आल्सो नोन एज, जो हमने फेज सिस्टम आपको बताया है थ्री फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फेज सिस्टम ऑफ या फेज डायग्राम ऑफ सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।
इन अ सॉइल सैंपल द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नोन एज। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम किस नाम से जानते हैं? क्या वो आपका परसेंटेज एयर वाइड्स होगा, क्या वो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा, क्या आपका डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन होगा, या फिर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा? ठीक है, तो इसके पहले हम सारे टर्म को हम जान लेते हैं कि इन टर्म का क्या क्या मतलब है। परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, हम सभी टर्म को पहले एक बार जान लेते हैं तो आपको और चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहला आपका आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, अगर सॉइल आपकी पार्शियली सैचुरेटेड है, उस केस में आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अगर सॉइल आपके फुली ड्राई सॉइल है तो उस केस में जो एस की वैल्यू आपकी 0 होती है। अगर सॉइल आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उस केस में एस की वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है। तो ये आपको टेबल याद रखनी। इस टेबल से आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू यानी एस की वैल्यू अगर 0 से 0.25 के बीच में है तो सॉइल कैसी होगी। अगर एस की वैल्यू आपकी 0.25 से 0.50 के बीच में तो आपकी सॉइल कंडीशन कैसी होगी। अगर आपकी एस की वैल्यू आपकी 0.50 से 0.75 के बीच में तो आपकी जो सॉइल आपकी मॉइस्ट होगी। अगर आपकी एस की वैल्यू 0.75 से 1 है तो आपके सॉइल कंडीशन आपकी वेट होगी। फिर मैंने बताया कि अगर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी एस अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में आपकी सॉइल आपकी फुली सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। ठीक, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट एंड सैचुरेटेड। ठीक है, इसको आप लोग याद करना, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका आता है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वो क्वेश्चन में पूछा कि सॉइल सैंपल द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब हम आगे कुछ और डिफिनेशन को जानेंगे ताकि आप आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर पाएं और जो आप चीज़ों को भूल गए हैं उनको आप आसानी से रिकॉल कर पाएं। ठीक है। तो पहले आपके यहाँ पे आता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट आपका होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, हम काफ़ी स्पीड से चीज़ों को रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी कम वेस्ट हो और आप हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। वाटर कंटेंट आपका होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। वाटर कंटेंट की वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसकी कोई आपकी यहाँ पर लिमिट नहीं होती है। इट रिप्रेजेंट द वेटनेस ऑफ सॉइल, सॉइल आपकी कितनी गीली है उस चीज़ को आपका वाटर कंटेंट आपको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ बताया कि इट रिप्रेजेंट द वेटनेस ऑफ द सॉइल, सॉइल के वेटनेस के बारे में बताता है। जितने ज़्यादा आपके वाइट्स होंगे उतने ज़्यादा आपके वाटर कंटेंट होगा। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए कहा गया है कि हेंस वाटर कंटेंट ऑफ फाइन सॉइल इज मोर देन द कोर्स ग्रेन सॉइल। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा आपके सॉइल सैंपल में आपको वाइट्स होंगे यानी वाइट रेशियो होगा उतना ज़्यादा उनमें आपको वाटर आपका उतना ही ज़्यादा उसमें आपको वाटर आपका होल्ड रहेगा। इसलिए उसी केस में इसलिए बोला गया कि फाइन सॉइल का जो आपका वाटर कंटेंट होता है कोर्स सॉइल से ज़्यादा होता है। यहाँ बोला है फाइन वाटर कंटेंट ऑफ फाइन सॉइल इज ग्रेटर देन द वाटर कंटेंट ऑफ द कोर्स सॉइल। ठीक है। हाँ, ये आपका वाटर कंटेंट होगा, इसका आपको याद चीज़ें याद करनी है क्या कैसे पूछा जाता है। तो मैंने हर चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। अगली टर्म आपकी आती है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपका वॉइड रेशियो होता है। मैंने पीछे बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अगर हमें वॉइड रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितने वॉइड प्रेजेंट है उसको वॉल्यूम ऑफ उसको वॉइड रेशियो बोलते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वाइड रेशियो को ई से डिनोट करते हैं, तो ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाइड रेशियो की वैल्यू आपकी 0 या 0 से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी आपकी कोई ऐसी यहाँ पर लिमिट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाइड रेशियो भी आपका फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होती है, मोर इन द फाइन ग्रेन सॉइल। Void ratio आपकी is inversely proportional to the dry density of soil and directly proportional to the volume of voids. मीन्स वॉल्यूम ऑफ voids जितना ज़्यादा होगा वाइड रेशियो आपके उतने ज़्यादा होंगे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल उतनी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा आपके वॉल्यूम ऑफ voids होंगे उतने ज़्यादा आपके सॉइल में आपका वाइड रेशियो होगा, और जितनी ज़्यादा आपकी वाइड रेशियो होगी सॉइल आपकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अगर कम है मतलब आपका वाइड रेशियो कम है। अगर आपका वाइड रेशियो कम है, ठीक है, यहाँ देखो, अगर आपको वाइड रेशियो कम है तो आपका क्या क्या ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सॉइल आपकी डेंस होगी। सॉइल आपकी क्या होगी, डेंस होगी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला आपका आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये आपका पोरोसिटी होता है। पोरोसिटी मतलब कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, नॉट लेस देन 1 होता है। पोरोसिटी की वैल्यू आपकी 1 से कम होती है, 1 के बराबर तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें पोरोसिटी को अगर 1 के बराबर रख देंगे तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टोटल वॉल्यूम के बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये मैंने टोटल वॉल्यूम क्या बताया, मैंने टोटल वॉल्यूम बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर आपने यहाँ पे वाइड रेशियो की वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो उस केस में क्या बोला क्या कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आपके 1 के बराबर हो सकता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आपका टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पे। पोरोसिटी को हम परसेंटेज वाइड्स के नाम से भी जानते हैं। पोरोसिटी इज आल्सो नोन एज परसेंटेज वाइड्स। ये एग्जाम में पूछ लिया था कि मतलब इसमें पूछता ये है कि आपका न्यूमेरिकल लेगा उसमें आपका परसेंटेज वाइड्स पूछ लेता है। तो अगर आपने पोरोसिटी नाम सुन रखा है तो आप
पता नहीं चलेगा आप परसेंटेज वाइड्स क्या होता है आपको मालूम ही नहीं है। तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपका परसेंटेज वाइड्स होता क्या है, ठीक? इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि पोरोसिटी को हम परसेंटेज वाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपका रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। पोरोसिटी जो आपका होता है रिप्रेजेंट करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इट मीन्स हायर द पोरोसिटी हायर विल बी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। एक टर्म आपकी आती है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट आपका होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका एयर कंटेंट कहलाता है। एक आपकी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आती है कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू 1 होता है। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल्स टू 1। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आती है जो आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको आप इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे कुछ आपकी और 1-2 डेफिनेशन निकल के आती हैं। एक आपका था परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स यानी ईटा ए। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू आपका होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। ये आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स कहलाता है। इसमें आपके याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आता है। क्या आता है कि परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू आपका होता है पोरोसिटी इंटू का एयर कंटेंट। ईटा एज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू का ए सी। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल इससे आते हैं। आपको या तो पोरोसिटी की वैल्यू दे देगा, मतलब इन तीनों में से कोई आपको 2 वैल्यू दे देगा और तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ऐसे मैंने पीछे बताया था। इसमें आपका इसमें कोई आपको एक वैल्यू दे देगा और एक आपको दूसरी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। डायरेक्टली आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उतना कोई आपका हार्ड नहीं है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी यानी गामा डी, यूनिट वेट यानी गामा एंड वाटर कंटेंट। इन तीनों के बीच आपका करेक्ट रिलेशन क्या होगा? क्या वो ए होगा गामा इज इक्वल टू गामा डी इंटू का 1 प्लस वाटर कंटेंट, या ऑप्शन बी सी डी में से ऑप्शन आपका सी होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा इसका रिलेशन क्या बनता है? हमसे एग्जाम में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था कि गामा ड्राई इज इक्वल टू आपका होता है गामा अपॉन का 1 प्लस का वाटर कंटेंट। ये आपका फार्मूला है। तो मैं आपको आगे कुछ फार्मूला भी बताऊंगा जिनको आप लोग को चीज़ें कंठस्थ रखनी है, क्योंकि इन फार्मूले से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है जो आपको पीछे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊँगा जिससे आपके आगे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। और मैं आपको कल की क्लास में भी यहाँ पे कुछ इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगा। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आप लोग फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँगे। ये फॉर्मूले आपके पूरी सॉइल मैकेनिक्स में काम आते हैं। इसलिए आप लोगों को ये फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है? पहला आपको होता है एस इक्वल्स डब्ल्यू जी, दूसरा आपको होता है गामा बल्क इक्वल्स टू जी प्लस एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ मेंशन कर दिए, तो आप लोग सभी फॉर्मूलों की एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है? हाँ, एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। हुँ, कुछ मैंने और फॉर्मूले यहाँ मेंशन किए हैं। वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू आपका होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन का 1 प्लस वाइड रेशियो। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके। इन फॉर्मूले से आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये फॉर्मूले आपके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इन फॉर्मूले से बनने वाले क्वेश्चन आप जितनी बार सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका इसका डाउट क्लियर होगा। ठीक है? हाँ, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने ही चाहिए। जितने मैंने फ़ॉर्मूले बताए वो सारे फ़ॉर्मूले आपके लिए केस में इम्पोर्टेंट है, बट ये दोनों फ़ॉर्मूले आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम्स हों या फिर यूपी एई के एग्ज़ाम हो, ठीक है? या फिर रेलवे जेईई का। इन फ़ॉर्मूले से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक? एक आपका फ़ॉर्मूला यहाँ से बन जाता है कि अगर आपको सब कुछ मेंशन है, मान लो आपको गामा ड्राई दे दिया, गामा सेट दिया है, गामा ठीक है, तो उनसे आपका गामा बल्क पूछ सकता है। मतलब कोई भी इसमें एक वैल्यू पूछ सकता है, तो आप लोग ये फ़ॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। फ़ॉर्मूला क्या है? गामा बल्क इक्वल्स टू आपका होता है गामा ड्राई प्लस गामा सेट माइनस गामा ड्राई इंटू का डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये आपका फ़ॉर्मूला बनता है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ। ये मैंने आपको पीछे बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका होता है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? हुँ, पहला ऑप्शन आता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आता है वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका हम बातें बताते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ वाटर, नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक? हुँ, अगला क्वेश्चन देखिए। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर स्ट्रीम्स कैन बी टर्म्ड एज। ऐसी सॉइल जो आपकी रिवर जिसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट आपका रिवर या स्ट्रीम्स होते हैं, उस सॉइल को क्या बोलते हैं? बताइए, क्या होगा इसका आंसर? हुँ, देखिए, पहले हम बताते हैं आपका एओलियन सॉइल क्या होता है।
अगर आपका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट आपकी विंड है, यानी अगर हवा के माध्यम से आपकी सॉइल ट्रांसपोर्ट होके आती है, तो उसको हम एवोलियन सॉइल बोलते हैं, ठीक है? हाँ, फिर आपका आता है लैक्स्टाइन सॉइल। लैक्स्टाइन सॉइल क्या होता है? अगर आपकी सॉइल आपकी जो लेक्स होती हैं, उसके बेड में मिले, ठीक है ना? एट द बेड ऑफ लेक्स, लेक्स के बेड में मिलने वाली सॉइल आपकी लैक्स्टाइन सॉइल कहलाती है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल का अगर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट आपकी रिवर या फिर स्ट्रीम्स हो, तो उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम्स कैन बी टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? परिवहन एजेंसी के अनुसार नदियों और धाराओं द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक? यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट सॉइल बता देता हूँ, उनके ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या क्या बनते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? अच्छा, यहाँ पे सॉइल लगी है मरीन सॉइल। मरीन सॉइल क्या होती है? मरीन सॉइल आपकी होती है कि अगर एट द बेड ऑफ सी, अगर सी यानी समुद्र के बेड में जो सॉइल मिलती है उसको मरीन सॉइल बोलते हैं, ठीक? एक आपको थी कॉल्यूवियल सॉइल, कॉल्यूवियल सॉइल, इसी को हम बोलते हैं तालुस सॉइल। इस केस में आपका जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट आपका होता है ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के माध्यम से सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, कॉल्यूवियल सॉइल या तालुस सॉइल, ठीक? हम्म एक आप निकल गया थी ग्लेशियर सॉइल, ग्लेशियर सॉइल ये क्या होती है? इसमें बोला गया अगर सॉइल डिपोजिटेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सॉइल डिपोजिटेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है? ऐसी सॉइल जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से डिपॉजिट करती है उसको ग्लेशियर सॉइल बोलते हैं। इसके आप एग्जांपल होते हैं टिल सॉइल, ड्रिफ्ट सॉइल और आउटवर्स। ग्लेशियर सॉइल के जो आपके एग्जांपल होते हैं टिल, ड्रिफ्ट एंड आउटवर्स। ये आपके कुछ ग्लेशियर सॉइल के एग्जांपल होते हैं, टिल, ड्रिफ्ट और आउटवर्स। हम्म टिल को हम बोलते हैं कि वो ऐसी सॉइल जो आपके इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर डिपॉजिट हो जाए, ठीक है? यानी आपके इनिशियल पॉइंट पे अगर आपकी सॉइल डिपॉजिट हो जाती है ग्लेशियर्स में, तो उसको हम टिल बोलते हैं। और अगर, हाँ, और ऐसे सॉइल पार्टिकल जो ग्लेशियर के ड्रिफ्ट होने से जाते हैं, ऐसे सॉइल पार्टिकल जो आपके ग्लेशियर के ड्रिफ्ट होने से जाते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट सॉइल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ड्रिफ्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक? तो ये कुछ आपके एग्जांपल थे, टिल, ड्रिफ्ट और आउटवाश। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इनमें से कौन सी आपकी ग्लेशियर सॉइल नहीं है, तो उसमें से आपके उसमें आपका टिल भी दिया होगा, एक ड्रिफ्ट भी दिया होगा, आउटवाश दिया होगा, एक आपकी कोई दूसरी सॉइल दे देगा, तो आपको उसमें उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर मार के आना है। तो ऐसे आपके ये कुछ आपकी सॉइल थे और उनके ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हैं, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अगला पूछा गया कि द डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल इज, मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब का होता है फॉर द फुली सैचुरेटेड सॉइल उसके लिए आपका 1 होता है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर द ड्राई सॉइल उसके लिए आपका 0 होता है। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल इज 100%, यानी आपका 1 होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए। ये टेबल मैंने आपको क्लियर किया है प्रीवियस स्लाइड्स में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, तो इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं हम। The water content of highly organic soil is determined in an oven at temperature of, water content of a highly organic soil is determined in an oven at a temperature of, ठीक है? तो ये आपके वाटर कंटेंट हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ओवन ड्राई मेथड। जैसे पूछा है कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम कितना टेम्परेचर रखते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल के केस हम कितना टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका सॉइल कंटेनिंग जिप्सम, अगर सॉइल कंटेनिंग जिप्सम के केस में कितना टेम्परेचर लेके चलते हैं? इस केस में हम 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके चलते हैं सॉइल कंटेनिंग जिप्सम, और जो ओवरऑल टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं वो आपका 105 से 110 डिग्री सेल्सियस आपका होता है ओवन ड्राई मेथड में। इससे पूछा ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक? अब देखिए हम लोग कुछ वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के मेथड्स को जान लेते हैं। हम थोड़ा क्विक वे में रिवाइज करेंगे ताकि आपको हर चीज डाटा, हाँ क्विक वे में रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आपको जितना डाटा एग्जाम में पूछा जाता है वो सब चीज मैंने पहले से मेंशन कर दिया है, तो ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप चीज़ों को सुने और आसानी से उनको रिवाइज कर पाएं, ठीक? हम्म देखिए, मेथड्स टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं? इन मेथड्स का आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। मैं इन मेथड्स के जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं या फिर जितने भी आपके पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, तो इससे आप एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में उनको रिवाइज कर सकते हैं। पहला आपका मेथड है ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड क्या होता है?
कि ये आपका मोस्ट एक्यूरेट होता है और ये आपका मोस्ट एक्यूरेट और जो इसका ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। हुँ। क्या होता है? ये आपका मोस्ट एक्यूरेट होता है, इसका जो ओवरऑल टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसमें जो टेम्परेचर शुड नॉट बी मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। सॉइल कंटेनिंग जिप्सम शुड नॉट बी मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ आपके टेम्परेचर की रेंज थी ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, जिप्सम के केस में। और जो ओवन ड्राई मेथड आपका मोस्ट एक्यूरेट होता है, इसका जो आपका ओवरऑल टेम्परेचर आपका 105 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस होता है। एक आपका पॉइंट ये कि इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ये आपके 1-2 स्टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हाँ, आप एसएससी जेईई वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस पॉइंट को लोग आप लोग याद रखना है। पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू आईएस 2720 मास ऑफ सैंपल शुड बी टेकन टू एक्यूरेटली ऑफ 0.04%। 0.04% तक हम जब सैंपल लेते हैं, उसका जो मास होता है उसको इतने परसेंट तक हम एक्यूरेट ले सकते हैं। मास ऑफ सैंपल शुड बी टेकन टू एक्यूरेसी ऑफ 0.04%। ठीक। चलिए, आगे से अगला आपका आता है पिग्नोमीटर मेथड। पिग्नोमीटर मेथड आपका जो होता है कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। और इसमें जो आपका वॉल्यूम ऑफ जो पिग्नोमीटर आपका होता है वो 900 ml होता है। वॉल्यूम ऑफ पिग्नोमीटर आपका 900 ml होता है। और इसका जो पिग्नोमीटर का जो आपका होल डाया होता है वो 6 mm होता है। जो आपका टॉप में अगर आपने पिग्नोमीटर देखा होगा तो टॉप से जो आपका होल होता है उसका जो डाया 6 mm होता है। होल डाया होता है 6 mm। और इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पिग्नोमीटर मेथड से हम वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करते ही हैं और इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा कि पिग्नोमीटर मेथड से हम कैसे वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर हम पिग्नोमीटर मेथड से अपने वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको ये बनता है। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, लेकिन हाँ, एग्जाम्स में ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि पिग्नोमीटर मेथड से हम वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला बनता है M2 माइनस M1 अपॉन M3 माइनस M4 इंटू का GS अपॉन का GS माइनस 1 पूरे का फिर माइनस 1 कर देंगे। ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोगों को ठीक पता होगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ऐसे हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि M2 माइनस M1 अपॉन का M3 माइनस M4 इंटू का GS अपॉन का GS माइनस 1 पूरे का फिर माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ पे M1 क्या है? M1 आपको बताता है कि मास ऑफ एम्प्टी पिग्नोमीटर, खाली पिग्नोमीटर का मास कितना है। M2 बताता है कि पिग्नोमीटर प्लस जो उसमें सॉइल सैंपल हमने फिल किया है उसका मास क्या है, वो आपका M2 बताता है। M3 बताता है कि आपका जो पिग्नोमीटर था और जो आपका सॉलिड्स थे और प्लस वाटर, पिग्नोमीटर प्लस सॉलिड्स प्लस वाटर का मास आपका M3 कहलाता है। M4 आपको बताता है पिग्नोमीटर प्लस वाटर। ठीक है। अब इसी बात में इन टर्म को जान लीजिए कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि अगर मैं इसको इस मेथड को अगर पूरी तरह समझाने बैठ गया तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, उसका उसके टर्म का मतलब क्या क्या है। कभी पूछ लेता है कि M1 M2 M3 M4 में से किस टर्म का क्या मतलब है। ठीक। अब देखो, अगर हम इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पिग्नोमीटर निकालते समय हम एक ड्राई सॉइल यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये याद रखना है कि जब पिग्नोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सैंपल की तो उस केस में हम ड्राई सॉइल का यूज करते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका M2 माइनस M1 अपॉन का M2 माइनस M1 प्लस M4 माइनस M3। ये फॉर्मूला निकल के आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। हाँ, तो ये पूरा आपका पिग्नोमीटर मेथड था जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ डाटा आपको छूटता है तो उस चीज़ को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हाँ सर, ये डाटा इसमें मिसिंग है, इसको आप मेंशन करवा दीजिए। ठीक। चलिए, तो मैंने देख लिया ओवन ड्राई मेथड क्या होता है, पिग्नोमीटर मेथड क्या होता है। अब अगला आपका आता है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर का कोई कंट्रोल नहीं होता। नो टेम्परेचर कंट्रोल। ये आपका सैंड बाथ मेथड होता है। इसको हम ऑर्गेनिक सॉइल केस में यूज नहीं कर सकते हैं और क्योंकि इसमें कोई टेम्परेचर का कंट्रोल ही नहीं है तो अब हम इसको हम ऑर्गेनिक सॉइल के केस में यूज नहीं करते हैं। एक आपका क्विक मेथड है, फील्ड मेथड है। ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं, बाकी हम इसको ज़्यादातर इसको यूज नहीं करते हैं। एक आपको होता है एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड आपका क्विकेस्ट मेथड होता है। ठीक है, इसमें आपका एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। सॉरी। एल्कोहल मेथड आपका क्विकेस्ट मेथड होता है। इसमें आपका 5 to 7 मिनट लगता है। 5 to 7 मिनट के आसपास टाइम लगता है, इसलिए इसको हम क्विकेस्ट मेथड बोलते हैं। ठीक। जैसा मेथिलेटेड स्वीट एल्कोहल का यूज करते हैं। चलिए, अगला आपका आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड को हम मॉइस्चर मीटर मेथड या रैपिड मीटर मेथड के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड को मॉइस्चर मीटर मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका C2H2 गैस आपकी रिलीज होती है, यानी एसिटिलीन गैस इसमें आपकी बाहर निकलती है। इसको हम मोस्टली यूज करते हैं एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन। जब आप आपके जो हाईवे पे हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं तो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के केस में हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड का यूज करते हैं। एक आपका था रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड आपका हमको वाटर कंटेंट देता है इन सीटू कंडीशन, हमको फील्ड में वाटर कंटेंट फाइंड आउट करवाता है रेडिएशन मेथड। इस हम कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं और इसमें आपकी स्टील की केसिंग होती है जिसको हम ग्राउंड में इंसर्ट करवाते हैं। स्टील की केसिंग को हम ग्राउंड में इंसर्ट करवाते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं और इन सीटू कंडीशन में हमको वाटर कंटेंट फाइंड आउट करके देता है रेडिएशन मेथड। एक आपका था टॉर्जनल वैलेंस मेथड, इसी को हम इंफ्रारेड मेथड भी बोलते हैं। टॉर्जनल वैलेंस मेथड या इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड मेथड। इसमें इसका एडवांटेज ये होता है कि ड्राइंग एंड वेइंग डन साइमल्टेनियसली, मतलब
ड्राइंग और उसके वेइंग दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। ऐसी सॉइल के लिए यूज़ करते हैं जो मॉइस्चर्स को बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, उस सॉइल के लिए हम टॉर्सनल बैलेंस मेथड या इन्फ्रारेड मेथड का यूज़ करते हैं। ये कुछ आपके वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल फाइंड आउट करने के आपके मेथड्स होते हैं। इनको मैंने एक-एक करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है? इसका आंसर मैंने बता दिया है कि ऑर्गेनिक सॉइल के केस में कितना टेम्परेचर लेके चलते हैं, तो आपका 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके चलते हैं। 80 मैंने बताया था जिप्सम के लिए है, ठीक है? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट एब्जॉर्बेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन सॉइल एज पर आईएस 2720 पार्ट 2 1973। इनमें से किस एब्जॉर्बेंट का यूज करते हैं वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए? क्या वो पोटेशियम कार्बोनेट है, या फिर पोटेशियम एसीटेट है, या फिर कैल्शियम कार्बाइड है, या फिर पोटेशियम साइट्रेट है? और ये मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बाइड एक एब्जॉर्बेंट का यूज करते हैं सॉइल के वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि sand replacement method of determination of field density of soil is suitable for। अब देखिए हम जो फील्ड में डेंसिटी होती है यानी फील्ड डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से आपके मेथड्स हैं, उसके बारे में आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर आसानी से टिक कर पाएंगे, ठीक। देखिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पहला मेथड निकल के आपका आता है कोर कटर मेथड। मेथड्स टू डिटरमाइन यूनिट वेट यानी फील्ड डेंसिटी। पहला मेथड आपका निकल के आता है कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड में जो कोर डाया आपका होता है, कोर कटर मेथड में जब हम कोर डाया लेके चलते हैं वो आपका 10 सेंटीमीटर होता है। ये आपका मान लीजिए कोर इसका जो डाया आपका 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर कोर डाया होता है। इसकी हाइट आपकी होती है 13 सेंटीमीटर। और इसका जो वॉल्यूम होता है, पूरे जो कोर का जो वॉल्यूम आपका होता है 1000 सीसी यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। कोर का डाया 10 सेंटीमीटर, हाइट 13 सेंटीमीटर और वॉल्यूम आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। एक हम यहाँ पे डॉली यूज़ करते हैं, जब आपको कोर कट रहा होता है उसके ऊपर एक डॉली का यूज़ करते हैं, जो ऐसी शेप की होती है डॉली। इस डॉली का जो आपकी विड्थ या हाइट होती है वो आपकी 2.5 सेंटीमीटर डॉली की हाइट होती है। अब जो कोर कटर मेथड आपका होता है वो सुटेबल होता है फॉर सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल एंड नॉट फॉर हार्ड सॉइल। कोर कटर मेथड को हम सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल केस में यूज करते हैं, हार्ड सॉइल केस में कोर कटर मेथड को यूज नहीं करते हैं। इस तरह से हम पहले कोर कटर मेथड से हम ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन को वाटर 1 प्लस वाटर कंटेंट के माध्यम से हम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर कटर मेथड। एक अगला मेथड आपका निकल के आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को हम यूज करते हैं हाईवे या रोडवे कंस्ट्रक्शन के लिए। जब आपको हाईवे या रोडवे कंस्ट्रक्शन करते हैं उस केस में सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। इसलिए आपका ग्रेवली सैंडी या ड्राई सॉइल के लिए यूज किया जाता है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को ग्रेवली सॉइल, सैंडी सॉइल या फिर ड्राई सॉइल के केस में यूज करते हैं। इसमें हम स्टैंडर्ड सैंड का यूज करते हैं जो कि आपकी वेल ग्रेडेड सैंड होती है। वेल ग्रेडेड सैंड आपकी इसमें यूज करते हैं। मैं आपको आने वाले आगे क्लासेस में या क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर कराऊंगा कि वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड क्या होती है, या फिर गैर ग्रेडेड सैंड क्या होती है, इन सब के बारे में आपको आगे क्लियर करूंगा, ठीक। हाँ, ये आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो गया। अगला आपका आता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं। इसमें सॉइल सैंपल की कोटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्स। सॉइल सैंपल की कोटिंग करते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में। इसमें इतना पूछा जाता है कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज किसके लिए करते हैं, तो कोहेसिव सॉइल के लिए केस में हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। एक मेथड निकल के आपका वो आता है वाटर वैल्यूम मेथड, इसको सिर्फ आपको नाम याद रखना है। एक आपका आता है रेडिएशन मेथड जो कि आपका क्विकेस्ट मेथड होता है। इन सबका आप लोगों को नाम याद रखना है, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा था कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, क्वेश्चन पूछता है आपका कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर। इसका आंसर आपका होगा ग्रेवली सैंड एंड ड्राई सॉइल। ग्रेवली सैंड और ड्राई सॉइल के केस में हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर आइदर बाय आइस और वाटर इज कॉल्ड। ऐसी सॉइल जो आपकी ग्लेशियर के माध्यम से ट्रांसफर होती है, चाहे वो बाई आइस के माध्यम से या फिर वाटर के माध्यम से, उस सॉइल को क्या बोलते हैं? हिमनदों द्वारा चाहे बर्फ से या जल से परिवहन की गई मिट्टी को क्या कहते हैं? डेजर्ट सॉइल, कॉलिवियल सॉइल। एक कॉलिवियल मैंने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। एलुवियल सॉइल आपकी विद द हेल्प ऑफ वाटर यानी आपका रनिंग वाटर, या इसको बोल सकते हैं स्ट्रीम्स, इसको बोल सकते हैं रिवर। ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका बी नहीं होगा। डेजर्ट सॉइल आपका होता है विद द हेल्प ऑफ एयर यानी विंड। इसका आपका आंसर कोलिवियल सॉइल, सॉरी ग्लेशियर सॉइल, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हम्म अगला क्वेश्चन आपका आता है व्हिच टाइप ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रिमूवल ऑफ वेस्टेज एंड सिलिका एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्युमिनियम। कौन सी मिट्टी चट्टानों के विघटन, क्षार और सिलिका के हटाने तथा लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के संचय से बनती है? क्या वो ब्लैक कॉटन सॉइल है,
देखिए जो ब्लैक कॉटन सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बसाल्ट एंड ट्रैप। तो बसाल्ट और ट्रैप, बसाल्ट प्लस ट्रैप का जब आपका डिसइंटीग्रेशन होता है तो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है। हाँ, कोलोवियल सॉइल ये मैंने आपको पीछे बता दिया है, ये भी नहीं होगा। एलुवियल सॉइल भी नहीं होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल तो होगी नहीं, तो इसका आपका आंसर बनेगा लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जब होती है वो आपके सिलिका के हटाने या लव ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के संचय से बनती है आपकी लेटेराइट सॉइल। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ जो और भी आपकी इंपॉर्टेंट सॉइल हैं, जैसे आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल, टफ सॉइल, मार्ल क्ले, लोम सॉइल, कौन सा या फिर ऑर्गेनिक सॉइल, इन सब के बारे में आपको बेसिक्स जो आपके डिफिनीशंस हैं उनको मैं एक क्विज में आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं जो आपने पढ़ रखी है। ठीक है। हम्म, देखिए पहला आपका था ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है कि इसमें आपका मोंट मोइलोनाइट मिनरल्स होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और किस मिनरल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में आपका मोंट मोइलोनाइट मिनरल्स होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें हाई सॉइलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है मोंट मोइलोनाइट मिनरल्स में, जिस वजह से आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल में भी सॉइलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैंने बताया कि फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बसाल्ट और ट्रैप, बसाल्ट और ट्रैप रॉक के डिकम्पोजिशन से आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है। इसको यूज क्या करते हैं, सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन एंड नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए हम ब्लैक कॉटन सॉइल यूज नहीं करते हैं। अगली आपकी आती है बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है कि हाई प्लास्टिक एंड कोहेसिव नेचर में होती है। इसमें भी आपका मोंट मोइलोनाइट मिनरल होता है। इसकी सॉइलिंग और सिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई होती है। बेंटोनाइट सॉइल पे एक ये ऑप्शन पूछा जाता है कि ड्रिलिंग मड के केस में हम कौन सी सॉइल को यूज करते हैं। ड्रिलिंग मड के केस में हम किस सॉइल का यूज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ड्रिलिंग मड के केस में हम बेंटोनाइट सॉइल का यूज करते हैं। तो बेंटोनाइट सॉइल यूज इन ड्रिलिंग मड। ठीक। हुँ। अगली स्लाइड देखिए, अगली आपकी आती है टफ। टफ क्या होती है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक प्रोड्यूस्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा के सॉलिडिफिकेशन से आपकी टफ सॉइल बनती है। अगली आपकी आती है मार्ल्ड क्ले। मार्ल्ड क्ले क्या होती है कि इट इज़ अ मरीन डिपोज़िशन। इसमें ये आपकी एक तरह से आपका मरीन डिपोज़िशन, मरीन डिपॉज़िट्स होते हैं, जब भी मरीन्स में डिपॉज़िट्स होते हैं उसी को मार्ल्ड क्ले बोलते हैं। इसमें आपका CaCO3 के लोग कंटेन करके चलते हैं। ये आपके डिकम्पोज़िशन ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स, जब आपके एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती हैं उनके डिकम्पोज़िशन से आपकी मार्ल्ड क्ले फॉर्म होती है। एक आपकी होती है वार्प्ड क्ले। वार्प्ड क्ले होती है एक तरह से आपके सेडिमेंट्री डिपॉज़िट्स होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट लेयर ऑफ सिल्ट और क्ले के होते हैं। सिल्ट और क्ले के अल्टरनेट लेयर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है कि कौन सी सॉइल है जिसमें आपकी सिल्ट और क्ले की आपकी अल्टरनेट लेयर्स होती हैं, तो आपकी वार्प्ड क्ले होती है। एक आपकी होती है लोम सॉइल। लोम सॉइल को हम गार्डन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। लोम सॉइल को हम गार्डन सॉइल के भी नाम से जानते हैं। ये आपका सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले का आपका मिक्सचर आपका होता है लोम सॉइल। ठीक। आगे देखते हैं, आगे आपके कुछ ऑर्गेनिक सॉइल भी होती हैं। ऑर्गेनिक सॉइल ऐसी सॉइल जबकि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से बनते हैं। फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके कुछ आपके एग्जाम्पल होते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका पीट होता है, दूसरा मक एंड ह्यूमस। पीट सॉइल, मक सॉइल, ह्यूमस सॉइल आपके ऑर्गेनिक सॉइल के एग्जाम्पल होते हैं। पीट सॉइल क्या होती है कि फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल होती है। आपकी जो पीट सॉइल होती है, पीट सॉइल आपकी क्या होती है, फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल। ऐसी ऑर्गेनिक सॉइल जो पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी है उसको हम पीट सॉइल बोलते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस आपका होता है कि ऑर्गेनिक सॉइल व्हिच इज पार्शियली डिकम्पोज्ड। ऐसी सॉइल जबकि पार्शियली डिकम्पोज्ड हुई है या हो चुकी है उसको ह्यूमस बोलते हैं। मक क्या होता है, मक आपका ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों, ऐसी सॉइल जो आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मैटर्स को कंटेन करती है उसको मक सॉइल बोलते हैं। अभी क्वेश्चन बनता है कि जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो ऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है 1 से 2 के बीच में आती है। 1 से 2 के बीच में ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है। ऑर्गेनिक सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी काफी कम होती है, इसलिए इसको भी हम कंस्ट्रक्शन पर्पज केस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, हम्म, तो आगे चलते हैं। कुछ और आपकी इंपॉर्टेंट सॉइल जो आपको डायरेक्टली स्टेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसमें से आपका पहला आपका था क्यूमुलस सॉइल। पहला उसमें निकल के आता है आपका क्यूमुलस सॉइल। क्यूमुलस सॉइल आपका होता है जिसमें मक प्लस पीट का कॉम्बिनेशन होता है। मक सॉइल और पीट सॉइल का कॉम्बिनेशन से आपका क्यूमुलस सॉइल फॉर्म होती है। एक आपकी होती है इंडोरेटेड क्ले। जब आपका हाई हीट एंड प्रेशर जब आपका किसी सॉइल या के ऊपर जब आपका बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो उससे आपका इंडोरेटेड क्ले फॉर्म हो जाती है। एक आपकी होती है कैल्सी। कैल्सी क्ले क्या होती है, इसे आपको याद रखिएगा कि कैल्सी क्ले आपका किस किस से मिलकर बना होता है। तो ग्रेवल सैंड और सिल्ट से मिलकर बनती है आपकी कैल्सी सॉइल। ये आपकी सीमेंटेड बाई CaCO3। CaCO3 से आपकी सीमेंटेड होती है। एक आपकी होती है मुरम यानी मोरम। मोरम क्या होती है कि पाउडर फॉर्म ऑफ रॉक, जो आपके पत्थर होते हैं उनका पाउडर फॉर्म होती है मोरम। हम्म, मोरम आप जो होती है पाउडर फॉर्म ऑफ द रॉक, आप उसका मोरम बोलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि द मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज नोन एज। मास ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, पर यूनिट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम? एक सेकंड, एक क्वेश्चन पहले हमारा स्किप हो गया, इसको करते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है कि व्हेन द सॉइल मास इज सैचुरेटेड, जब आपकी सॉइल मास आपकी सैचुरेटेड होती है, इट्स डेंसिटी इज कॉल्ड, उसकी डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है कि वेट अपॉन का वॉल्यूम। तो बोला क्या है कि व्हेन द सॉइल मास इज सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट कैसे निकालेंगे? इससे हम निकालेंगे कि सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड वेट अपॉन का टोटल वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड डेंसिटी। ठीक, तो हम कुछ डेंसिटीज के यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉइल अपॉन का टोटल वॉल्यूम। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? वो टोटल मास ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा। ये मास ऑफ सॉलिड्स या अपॉन का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितनी होगी, तो आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है। और आपका मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, तो ये आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है। मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्या ये होगा? ये आपका ड्राई यूनिट वेट होता है। टोटल मास ऑफ सॉइल होगी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्या होगा बताओ? हम्म इसका आपका आंसर निकल जाएगा टोटल मास ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। ये आपके बल्क डेंसिटी होती है। चलिए, कुछ मैंने आपको जो यूनिट वेट को आपको बताता हूँ कि कैसे होती हैं, कौन कौन सी आपकी यूनिट वेट होती हैं। उसमें से आपकी पहली होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जिसको हम वेट ऑफ सॉलिड अपॉन का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, पहली आपकी यूनिट वेट होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगला आपका होता है ड्राई यूनिट वेट, ये आपका होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन का टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आपकी बल्क यूनिट वेट, ये मैंने बता दिया। सैचुरेटेड यूनिट वेट बता दिया मैंने। सबमर्ज यूनिट वेट आपकी होती है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो आप लोग को जो इंपॉर्टेंट बनता है इस यूनिट वेट से, ये आपका एक ऑर्डर होता है, और इस ऑर्डर से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑर्डर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर आपको हमको दे रखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड, फिर आपका बल्क यूनिट वेट, फिर ड्राई यूनिट वेट, फिर सबमर्ज यूनिट वेट की वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर को आप लोग याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हम्म मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, पर यूनिट टोटल वॉल्यूम हम क्या बोलेंगे? ड्राई मास डेंसिटी। सबमर्ज आपका होगा नहीं, बल्क आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ड्राई मास डेंसिटी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि सॉइल दैट आर जनरली फाउंड इन माउंटेनियस रीजन, ऐसी सॉइल जो आपकी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं पर्वतीय क्षेत्र में समानता पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? क्या वो एलुवियल सॉइल? नहीं। क्या वो लूम सॉइल है? नहीं। क्या वो ब्लैक सॉइल है? नहीं। उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर सॉइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपरदन का नहीं है? पहले हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से रीजन है जो आपके सॉइल का इरोजन करवाते हैं। ऐसे कौन-कौन से आपके रीजन हैं जो आपके सॉइल का इरोजन करवाते हैं? तो पहला आपका रनिंग वाटर, दूसरा आपका विंड, तीसरा आपका डिफॉरेस्टेशन, चौथा आपका ओवरग्रेजिंग, पाँचवाँ फ्लड्स, माइनिंग, लैंडस्लाइड, हेवी रेनफॉल। ये आपके वो जो कॉजेज़ हैं, आपके फॉलोइंग, ये आपके वो रीजन्स हैं जो आपके सॉइल को इरोड करवाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन सा ऐसा रीजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपरदन का नहीं है? इसमें कौन सा रीजन आपका सॉइल के इरोजन का नहीं है? क्या वो ओवरग्रेजिंग है? ओवरग्रेजिंग से आपका सॉइल इरोड होती है। डिफॉरेस्टेशन एट अ लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, ये भी नहीं होगा। हेवी रेनफॉल, ये तीनों आपकी इरोजन करवाते हैं, ये तीनों आपके इरोजन करवाते हैं। हमसे पूछा कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो इरोजन नहीं करवाता है, तो इन मिट्टी के सूक्ष्म जीवन वृद्धि, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये होगा, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। हम्म अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? क्वेश्चन है कि among the different types of soil given, identify the soil having low values of specific gravity may fall below 2। इनमें से कौन सी सॉइल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2 होगी, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि आपकी जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 to 2 होती है, तो ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2 होती है। अब आगे मैं आपकी इनऑर्गेनिक सॉइल की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताऊंगा। जैसे आपकी पहली सॉइल आपकी सैंड एंड ग्रेवल, सैंड और ग्रेवल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.65 से 2.68 के बीच होती है। सिल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.66 से 2.70 होती है।
इनऑर्गेनिक क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.68 से 2.80 के बीच होती है, और जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 1 से 2 होती है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो आपकी जो इनऑर्गेनिक सॉइल होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से ज़्यादा होती है, और 2 से कम स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी ऑर्गेनिक सॉइल की होती है। ठीक। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों को याद रखनी है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अभी आपको 2-3 क्वेश्चन तो आज की क्लास में ही दिखा दूंगा। तो इस टेबल से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। चलिए आगे आगे देखिए। अगला आपका है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। ये देखिए सैंडी सॉइल, जब सैंडी सॉइल होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो मैंने क्या बताया था कि जो सैंड आपका सैंड और ग्रेवल के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 2.65 से 2.80 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, हमने नहीं बताया था? जी बिल्कुल नहीं, मैंने बताया था कि सैंड और ग्रेवल के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.68 तक वेरी करती है। ठीक है, तो एक पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज अप्रोक्सीमेटली अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपका 2.7 हो जाएगा भाई। 1.9 तो होगा नहीं, 2.2 नहीं होगा, 2.4 नहीं होगा, 2.68 के आसपास 2.7 है। चलिए आगे देखिए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन अ सैंपल ऑफ thoroughly saturated soil इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर होगा? तो पहले आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस का वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होता है। अब हमसे बोला सैचुरेटेड सॉइल, तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ एयर तो आपको जीरो हो जाएगा, ये आपको जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर सीधे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मुझे दी मोस्ट यूनिफॉर्म सॉइल डिपॉजिट्स फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी के परिवहन के बाद बनने वाला सबसे समान जमाव कौन सा होता है? क्या होगा इसका आंसर? पूछा है कि मिट्टी के परिवहन, जब आपकी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बाद जो आपका डिपॉजिट बनता है उसमें से किस सॉइल का डिपॉजिट, इसमें कौन सा डिपॉजिट सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा? क्या वो ग्लेशियर डिपॉजिट होगा, या सो डिपॉजिट होगा, या विंड लेड डिपॉजिट होगा, या डेल्टा डिपॉजिट होगा? हम्म बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आपका आंसर होगा विंड लेड डिपॉजिट। ठीक है, वायु जनित जो जमाव होता है वो सबसे आपका यूनिफॉर्म डिपॉजिट बनता है। ठीक है, हाँ, वायु जनित जो जमाव होता है सबसे आपका यूनिफॉर्म डिपॉजिट बनता है। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी कोई डाउट? यूनिफॉर्म साइज में होता है कि एक साइज से पार्टिकल ज्यादा होंगे। वही पूछा है कि एक साइज के पार्टिकल आपके ज्यादा होंगे, समान जमाव मतलब एक तरह के पार्टिकल ज्यादा होंगे। एक साइज के पार्टिकल, एक साइज के पार्टिकल, तो वही से बोला है कि एक साइज के पार्टिकल किस जमाव में सबसे ज्यादा होंगे? क्या वो ग्लेशियर जमाव होगा, यानी हिमनदी जमाव, या तटीय जमाव, या वायुजनित जमाव, डेल्टा जमाव? तो जो वायुजनित जमाव होते हैं उनमें एक साइज के पार्टिकल ज्यादा होते हैं। ये इसका इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ब्लैक सॉइल जो होती है उसको पॉपुलरली और किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को हम समानता और किस नाम से जाना जाता है? इसका आपका आंसर होगा रेगुर सॉइल, रेगुर। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा यांत्रिकी शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म सॉइल मैकेनिक्स? सॉइल मैकेनिक्स टर्म किसने दिया था? क्या रैंकाइन? बिल्कुल नहीं। डार्सी? बिल्कुल नहीं। कार्ल तरजागी? या कैसे जाएंगे? तो कार्ल तरजागी जी ने ही सॉइल मैकेनिक्स टर्म दिया था। हु कॉइन्ड द टर्म सॉइल मैकेनिक्स? ठीक है, तो कार्ल तरजागी जी ने ही मृदा यांत्रिकी शब्द दिया था। इनकी बुक का नाम था आर्ट बायो मैकेनिक्स। ठीक है, कार्ल तरजागी जी की पुस्तक का नाम था आर्ट बायो मैकेनिक्स। मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। आर्ट बायो मैकेनिक्स इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको कार्ल तरजागी जी की पुस्तक का नाम भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फॉर अ परफेक्टली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी। जब का परफेक्टली आपकी जो ड्राई सॉइल होती है उस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने आपको बताया था जीरो होता है। ठीक है, हाँ जीरो। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मुझे आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को कल इसका आंसर इसको एक्सप्लेन करूँगा कल की क्लास में। जिस जिसको ये आप इसका आंसर मालूम है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम्म और बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को आगे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैंने अभी तक पूरी क्लास में मैंने ये भी बात नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, अगर लगता है कि हाँ इसमें कुछ मेहनत है, तो आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छी सी मेहनत हुई है इस क्लास को बनाने में और काफ़ी मेहनत किया गया है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और कल हम इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कल इसके आगे जो आपकी
इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, वो मैंने तो आज कवर करवा दिया है। आगे जो आपका आगे की जो चीज़ें हैं उसको आप लोग रिवाइज़ करके आइएगा। कल हम उसके आपको कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हम कल भी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है? हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है कि चीज़ों को रिवाइज़ करना आसान होता है, चीज़ें हमको याद रहती हैं। इसलिए हम चीज़ों को क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज़ करवाते हैं। हाँ, मैं आपको चीज़ों को क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज़ करवाऊँगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद भी रहें और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती जाए। ठीक है? चलिए, ठीक है, धन्यवाद।